जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म एनसीक्यू स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। दोस्तों, हमने आप इससे पहले की जो पहली क्लास थी यूपी स्पेशल की प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश के इतिहास की, वो क्लास हमने पूरी कर दी थी। आप उस क्लास को जाकर देख सकते हैं। वो पहली क्लास थी, ये दूसरी क्लास है। आपको उस क्लास की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। आप वैसे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी स्पेशल क्लास की, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं सीधे भी। और दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यूपी स्पेशल की सारी क्लासेस मिलेंगी यहाँ पर। और यूपी स्पेशल आप जानते हैं, यूपी पीसीएस हो, यूपी आरओआरओ हो और यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो। अब तो जूनियर असिस्टेंट में सिलेबस चेंज करके 20 नंबर का यूपी स्पेशल डाला है, और वीडियो वाले में भी यूपी स्पेशल डाला है, और जो अदर एग्जाम होते हैं सब में यूपी स्पेशल जरूर पूछा जाता है। तो आपको ये जो है, आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लास मिलेगी। किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, वो भी हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। और हो सकेगा तो हम आपके लिए क्विज भी हर क्लास के, मतलब एक टॉपिक पूरा होने के बाद उससे संबंधित क्विज भी कराते जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अभी हमारे एक फिक्स टाइम पे वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, तो आप लोग को कम से कम जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का इतिहास। लेकिन उससे पहले हम पिछली क्लास का 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश में हमें पाषाण काल के ही साक्ष्य मिलने लगते, मतलब पूरा पाषाण काल से ही उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में प्रागैतिहासिक संस्कृति के साक्ष्य हमें मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? बेलन घाटी इलाहाबाद की सोराव तहसील में पड़ती है, वहां से हमें प्रागैतिहासिक संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा बेलन घाटी के अतिरिक्त इलाहाबाद के पास मिर्जापुर पड़ता है, वहां से हमें प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। वहां पे क्या होता है कि हमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? उत्तर प्रदेश की गंगा घाटी में हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखने लायक है कि विश्व में सर्वप्रथम शैल चित्रकला की खोज सुहागपुर क्षेत्र में हुई। और सुहागपुर क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? मिर्जापुर जिले में सुहागपुर क्षेत्र पड़ता है। तो याद रखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज सुहागपुर नामक स्थान पर हुई, जो मिर्जापुर जिले में पड़ता है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी ACL कार्लाइल ने इसकी खोज की थी। इसके आगे जब हम चलते हैं तो ताम्र युग जब आता है तो हमें ताम्र पाषाण उपकरण सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिलते हैं? हमें मिलते हैं बिठूर से। बिठूर आप जानते हैं कानपुर के पास है। तो हमें बिठूर से ताम्र उपकरण मिलते हैं कब? 1822 ईस्वी में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बाकी जगहों से हमें ताम्र निधियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर प्रदेश का बहुत ही गहरा संबंध था। क्या था कि इटावा जनपद में एक किब्री कबीला था जिसकी भरत जन से मित्रता थी। और जब भरत जन से मित्रता थी तो रावी नदी के तट पर, जिसे परफणी नदी कहते हैं, उस समय जो दसराग युद्ध हुआ था उसमें किब्री कबीले ने भरत जन का साथ दिया था। फिर आते हैं हम महाजनपद काल में। महाजनपद काल में आप जानते हैं 16 महाजनपद थे, जिनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। 8 महाजनपदों में कौन कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित थे? कुरु, चेदी, पांचाल, काशी, मल्ल, कोसल, सूरसेन और वत्स। कौन कौन से? कुरु, चेदी, पांचाल, काशी, मल्ल, कोसल, सूरसेन और वत्स। इसके अलावा कुछ गणराज्य भी थे, जैसे आप जानते हैं कपिल वस्तु के शाक्य, शूम सुमेर गिरी के भग्ग और पावा और कुशीनारा के मल्ल। ये जो है ये गणराज्य में थे। शाक्य वही हैं जिनमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कपिल वस्तु के शाक्य। इसके अलावा आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मक्खली पुत्र गोशाल, ये याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो मक्खली पुत्र गोशाल थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? श्रावस्ती के निकट श्रावण नामक स्थान पर हुआ था, मतलब श्रावस्ती जो जिला है वहां उसके निकट श्रावण नामक स्थान पर हुआ था, श्रावस्ती जिले में ही।
इसके अलावा महात्मा बुद्ध का गहरा संबंध है। जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। ये कपिलवस्तु कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान सिद्धार्थनगर जिले में। इनकी माता महामाया जो थी, उनका जो गृह नगर था देवोदय, वर्तमान में इसका नाम है निचनौल नगर। ये कहाँ पे? महाराजगंज में। इसके अलावा जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पे? बोधगया बिहार में। लेकिन उन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ के ऋषिपत्तनम या मृगदाव में। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने जो अपनी माता को पवित्र उपदेश दिया था वो शंकिसा नामक स्थान पर दिया था। शंकिसा कहाँ पर है? फर्रुखाबाद जिले में। इसके अलावा अंतिम सांस या महापरिनिर्वाण कहा जाए गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ था? कुशीनारा में हुआ था। कुशीनारा या कुशीनगर, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो मौर्य शासक अशोक थे, उन्होंने बहुत ही स्तंभ लेखों का और अभिलेखों का प्रयोग किया था। तो जो अशोक के स्तंभ लेखों में पत्थर प्रयुक्त किए गए थे, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट, मिर्जापुर के चुनार, मिर्जापुर में चुनार नामक जगह पड़ती है, मिर्जापुर के चुनार के निकट कौन सा गांव से प्राप्त किए गए थे? 12 नामक गांव से प्राप्त किए गए थे। अशोक के स्तंभ लेखों में जो पत्थर यूज हुआ है, मतलब उपयोग हुआ है। इसके अलावा अशोक के स्तंभ लेख सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, शंकिसा और कपिलवस्तु तथा मिर्जापुर से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि मौर्य वंश के बाद क्या आता है? शुंग वंश। तो शुंग वंश ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? अयोध्या को बनाया था। और इसे याद रखिएगा कि अयोध्या राजधानी किसकी थी? शुंग वंश की थी। और पतंजलि के महाभाष्य में जो यवन आक्रमणकारियों का हमें जिक्र मिलता है, जिन्होंने अयोध्या में क्या किया था? हमला किया था। यहाँ से दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पतंजलि जो थे किसके दरबारी, मतलब किसके दरबार में थे? तो आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग या शुंग राजवंश के दरबार में थे। फिर जो आता है गुप्त काल। गुप्त काल में जो है इसे भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त जो शासक थे, आरंभिक जो राज्य था उनका उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में था। इसकी मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। और गुप्तों के जो साम्राज्य के चिन्ह के रूप में यहाँ पे कानपुर उत्तर प्रदेश में भीतरगांव में एक मंदिर बना हुआ है जो पूरी तरह ईंटों का बना हुआ है, और ललितपुर में दशावतार मंदिर आज भी स्थित है। इसके बाद आता है हर्ष। तो हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है या खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। तो हर्ष ने 606 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हुआ और हर्ष ने शीघ्र ही कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। हर्ष के समय में चीनी यात्री जो ह्वेनसांग आता है वो हर्ष के आमंत्रण पर कहाँ आता है? कन्नौज आता है। और कन्नौज आने के बाद जब वो वापस लौटता है तो उसमें अपनी आत्मकथा लिखता है, सीयू की आत्मकथा कह लीजिए, यात्रा वृत्तांत कह लीजिए। सीयू की में कन्नौज की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन करता है। तो तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ से क्या बनेगा कि सीयू की किसकी आत्मकथा या किसका यात्रा वृत्तांत है? तो बताएंगे ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग किसके समय में आया? तो ये हर्षवर्धन के समय में आया। इसके बाद जो है यशोवर्मन नामक एक राजा होता है जो कन्नौज के अधीन पूरे उत्तर भारत को कर देता है। इसके बाद यशोवर्मन की जब मृत्यु हो जाती है तो आप जानते होंगे कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। किस किस में? बंगाल के पाल, उज्जैन के प्रतिहार और महाराष्ट्र के राष्ट्रकूटों में। तो ये काफी लंबा संघर्ष चलता है। अंततः विजय किसकी होती है? अंततः विजय होती है प्रतिहारों की। तो जो प्रतिहार वंश का राजा था नागभट्ट द्वितीय, वो कन्नौज में प्रतिहार राज्य की स्थापना कर देता है। उसके बाद फिर क्या आता है? उसके बाद हमें कन्नौज पर 1190 के आसपास हमें गढ़वाल वंश का शासन देखने को मिलता है। तो जो जयचंद गढ़वाल था उसे मोहम्मद गोरी 1194 में चंदावर के युद्ध में हराकर उसकी मतलब उसे मार देता है। तो यहाँ से मान लीजिए जो प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश का इतिहास था वो पूरा होता है। अब हम आज मध्यकाल के इतिहास के बारे में बात करेंगे। हालांकि टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, 2-3 मिनट ज़्यादा खिंच गए। हम सोच रहे थे 5-6 मिनट में निपटा देंगे प्राचीन भारत के। चलिए कोई बात नहीं। अब मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं। मध्यकाल में जो उत्तर प्रदेश है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है तो वो कालपी जो जिला है, कालपी जो जालौन जिले में है, उसे क्या करता है? अपनी दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेता है।
इसके अलावा वो बदायूं में एक जामा मस्जिद का निर्माण भी कराता है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। आप सभी जानते हैं इल्तुतमिश ने किसकी प्रारंभ की थी? इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया था। तो दिल्ली के निकट, यूपी की दिल्ली से निकटता है, आप जानते ही हैं, तो तुर्कों का आधिपत्य बदायूं, संभल, कटिहार, भोजपुर, कड़ा आदि क्षेत्रों पर रहा। इसे इक्ता बनाकर अपने इक्तेदारों को इल्तुतमिश ने बांट दिया था। फिर क्या रहता है? 1394 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में क्या होता है? मलिक सरवर ख्वाजा जहां एक राजवंश की स्थापना करते हैं जिसे सरकी राजवंश कहते हैं। और पूर्वी जो यूपी था वो उसके कहाँ पे? जौनपुर नामक क्षेत्र पर मलिक सरवर ख्वाजा जहां सरकी राजवंश की स्थापना कर देते हैं। अब हम जौनपुर के बारे में जैसे अगर जानना चाहें कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में। जौना खां जिसका ओरिजिनल नेम मतलब वो बात के रख लेता है शासक बनने के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक। उस मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ही फिरोज शाह तुगलक बना था शासक। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को बसाया था जौना खां की याद में। और जौनपुर को अपनी शिक्षा व्यवस्था के मामले में सिराजे हिंद कहा जाता था। तो यहीं पर सरकी राजवंश की स्थापना कौन करते हैं? मलिक सरवर ख्वाजा जहां सरकी राजवंश की स्थापना करते हैं 1394 ईस्वी में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या रहता है? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी आगरा नगर की स्थापना करके उसे दिल्ली सल्तनत की राजधानी बना लेता है। ये जो आगरा शहर है, ऐसा कहा जाता है हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार कि आगरा शहर महाभारत काल से ही उपस्थित था। लेकिन जो इतिहासकारों के हिसाब से इसमें दिया गया है, सल्तनत कालीन इतिहासकारों के अनुसार, उनने कहा कि 1504 में सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की, तो इसी को मानते हैं आगरा शहर का संस्थापक, और उसे अपनी दिल्ली सल्तनत की राजधानी बना लेता है। अब हम आते हैं मुगल काल में उत्तर प्रदेश। तो मुगल काल में क्या रहता है कि आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी हुमायूं को 2 युद्ध में हरा देता है। एक चौसा का युद्ध, एक कन्नौज का युद्ध कह लीजिए या बिलग्राम का युद्ध कह लीजिए। तो चौसा तो पड़ जाता है आपका बिहार में, और बिलग्राम या कन्नौज मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसमें क्या रहता है? 1540 ईस्वी में जब बाबर नहीं, हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध होता है, तो शेरशाह सूरी पूरी तरीके से हुमायूं को परास्त करके दिल्ली के सिंहासन को हथिया लेता है अपनी ताकत के दम पर। कहते हैं बहुत ही योग्य शासक था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी जब दिल्ली सल्तनत को हथिया लेता है, तो ये क्या करता है? सूरवंश की स्थापना करता है। सूरवंश चलता है मात्र 1540 से 1555 तक। तो 1540 से लेके 1545 तक क्या करता है? शेरशाह सूरी शासन करता है दिल्ली पर। और ये कलिंजर अभियान पर जाता है 1545 ईस्वी में। वहीं पर तोप के गोले फटने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। कलिंजर का किला कहाँ पर है? बांदा जिले में पड़ता है। तो शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं जब अकबर का शासनकाल आया। तो अकबर के शासनकाल में 1556 ईस्वी में अकबर जब बादशाह बनता है। और 1556 में क्या हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किससे? अकबर और हेमू के बीच, जिसमें बैरम खान ने नेतृत्व किया था अकबर की तरफ से, और हेमू को पराजित कर दिया था। तो 1526 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में जब अकबर बादशाह बनता है, तो उस समय अकबर बादशाह बन जाता है। फिर ये रहता है कि अकबर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाता है। और यही फतेहपुर सीकरी में 1571 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का भी निर्माण कराता है, और भी काफ़ी जो है इमारतों का निर्माण कराता है फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी भी बना लेता है ये। और बताते हैं कि पानी की कमी के कारण से 1585 या 1588 में अकबर को फतेहपुर सीकरी छोड़ना पड़ा था। इसके बाद जो आते हैं, तो अकबर के जो नवरत्न रहते हैं, आप जानते होंगे नवरत्न थे जो अकबर को उसके शासन प्रशासन चलाने में, उसकी सांस्कृतिक विरासत को संभालने में, और उसके राजस्व प्रशासन जो है उसे संभालने में, युद्धों को संभालने में उसको बहुत साथ देते थे। इन्हीं के होने की वजह से अकबर अपने शासन को बहुत मजबूत कर पाया और लंबे समय तक चला पाया, वो भी बहुत ही
16 कुल की नीति चलाई थी ना अकबर ने, तो 16 कुल की नीति के साथ समय समय पर सुधार खुद में करता गया है अकबर। तो याद रखिएगा कि अकबर के जो नवरत्न थे उसमें एक थे बीरबल, जिनका वास्तविक नाम था महेश दास, और दूसरे थे टोडरमल, जो वित्त मंत्रालय संभालते थे अकबर का। तो बीरबल कहाँ के थे? कालपी जालौन जिला के थे बीरबल। और टोडरमल कहाँ के थे? ये सीतापुर के लहरपुर नामक स्थान से थे। उसके बाद क्या रहता है? 1600, सॉरी हम आगे बढ़ाना भूल गए। हाँ, अब देखिए अब क्या रहता है? 1638 ईस्वी में 1638 ईस्वी में मुगल बादशाह ने, कौन था उस समय मुगल बादशाह? शाहजहां। उसने अपनी राजधानी सदैव के लिए आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। लेकिन उससे पहले उसने क्या किया था? उसने आगरा में ताजमहल वगैरह का निर्माण उसने शुरू कर दिया था। तो दिल्ली स्थानांतरित कर देता है अपनी राजधानी। अब हम आते हैं औरंगजेब के समय। तो औरंगजेब के समय बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। पेशवा बाजीराव की सहायता से छत्रसाल को विजय मिलती है, और इस घटना से क्या होता है? मराठों का उत्तर प्रदेश में आगमन प्रारंभ हो जाता है। आप जानते होंगे कि बिठूर कानपुर में मराठों का प्रमुख केंद्र रहता है। वहीं पे आप जानते होंगे नाना साहब जो धोंदू पंत रहते हैं, उस समय जब जिस समय 1857 की क्रांति होती है, उस समय वो बिठूर के ही पेशवा रहते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई जो अपना बचपन बिताती हैं, वो भी बिठूर में ही बिताती हैं। तो बिठूर में मराठों का आगमन प्रारंभ हो जाता है। इससे पहले एक बात याद रखने वाली बात है कि ये जो घटना हुई है, जिन्होंने पेशवा बाजीराव ने सहायता की थी छत्रसाल को, तो आपने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, उसमें ये दिखाया गया है। और सन था उस समय क्या था? 1728 ईस्वी में ये जीत प्राप्त करते हैं छत्रसाल की सहायता करके पेशवा बाजीराव। तो यहाँ पे क्या रहता है? बिठूर में मराठों का आगमन प्रारंभ हो जाता है, और वहाँ पे ये जो बिठूर है मराठों का एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरता है। एक बात याद करने लायक है कि 1670 में क्या करता है, उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। 1670 में औरंगजेब मथुरा के कृष्ण मंदिर को नष्ट कर देता है। कृष्ण मंदिर क्या है मथुरा का? कृष्ण मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? कृष्ण मंदिर बनवाया गया था वीर सिंह जू देव के द्वारा, सॉरी वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनवाया गया था। इन्हीं को कहते थे वीर सिंह जू देव। तो इनके द्वारा बनवाया गया था। उस मंदिर को 1670 में औरंगजेब नष्ट कर देता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि 1722 ईस्वी में अवध के जो सूबेदार रहते हैं, सादत खां बुरहान उल मुल्क, उन्हें सूबेदार घोषित किया जाता है अवध का। और वो क्या करते हैं कि 1722 ईस्वी में अवध को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में घोषित कर देते हैं, और अवध के पहले नवाब बन जाते हैं। अवध के मतलब संस्थापक मान लीजिए, अवध के पहले नवाब मान लीजिए शहादत खान बुरहान उल मुल्क। इसके बाद क्या रहता है कि 1721 में रोहिलखंड भी स्वतंत्र हो जाता है, और 1721 से लेके 1774 तक एक स्वतंत्र रूप से रोहिलखंड भी अपना शासन चलाता है, और 1774 में इसका अंत हो जाता है। लेकिन जो अवध है, अवध का कब होता है अंत? आप जानते हैं कि 1856 में जो है कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति जो चलाई थी, उसमें कई लोगों के राज्य हड़प लिए थे, जिसमें अवध भी शामिल था। तो रोहिलखंड स्वतंत्र होता है 1721 में। 1722 में अवध स्वतंत्र घोषित हो जाता है। इसके अलावा एक यहाँ पे बात याद रखने लायक है, क्योंकि फर्रुखाबाद जो जगह है वहाँ पे एक 1713 में थे बंगस खान नाम का सरदार रहता है, मुगल सरदार रहता है। और ये क्या बनता है? फर्रुखाबाद का पहला नवाब बनता है। ये फर्रुखाबाद की स्थापना करके फर्रुखाबाद का पहला नवाब बनता है। और उस समय फर्रुखसियर जो था वो बादशाह रहता है, और उसी के नाम पर वो फर्रुखाबाद नामक नगर की स्थापना करता है। तो याद रखिएगा, फर्रुखाबाद का पहला नवाब बंगस खान नामक एक मुगल सरदार था। रोहिलखंड 1721 से लेकर 1774 तक चलता है, और अवध का जो स्थापना की थी सादत खान बुरहान उल मुल्क ने 1722 में की थी, और पहला नवाब बनता है। 1722 से लेकर 1739 तक सादत खान नवाब रहता है अवध का। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है
मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का जो है इतिहास यहाँ तक पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर आधुनिक काल में उत्तर प्रदेश हम शुरू करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। लेकिन अभी कुछ पॉइंट बकाया रह गए हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप देख लीजिए कि 1600 झांसी की स्थापना किसने की थी, ये पॉइंट बन सकता है। झांसी की स्थापना किसने की थी, प्रश्न बन सकता है ये। तो 1613 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा झांसी की स्थापना की गई। ये वही मतलब वीर सिंह बुंदेला के द्वारा झांसी की स्थापना की गई थी। ये वही वीर सिंह बुंदेला थे जिन्होंने मथुरा में कृष्ण मंदिर की स्थापना कराई थी, जो आगे चलकर 1670 में औरंगजेब मथुरा के कृष्ण मंदिर को नष्ट करवा देता है। इसके अलावा स्थापत्य के मामले में मध्यकाल में उत्तर प्रदेश में काफ़ी चीज़ें बनती हैं। कौन कौन सी? आगरा का किला आप जानते हैं अकबर के द्वारा बनवाया गया, लाल पत्थरों का है वो भी। एतमुद्दौला का मकबरा जो नूरजहां ने बनवाया। एतमुद्दौला कौन थे? नूरजहां के पिता थे, और नूरजहां के पिता थे, और इनका जो मकबरा बनवाया गया ये भी आगरा में बनवाया गया, आगरा उत्तर प्रदेश में। एक बात यहाँ पे याद रखने लायक है कि नूरजहां की माँ जो थी अस्मत बेगम, उसने ही इत्र का आविष्कार किया था। ये याद रखिएगा, अस्मत बेगम ने, जो नूरजहां की माँ थी, उसने इत्र का आविष्कार किया था, इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि शाहजहां ने क्या क्या बनवाया। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल तो बनवाया है, सभी जानते हैं। दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद जो है आगरा की, वो भी शाहजहां ने बनवाई है। इसके अलावा अकबर का मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा, आगरा उत्तर प्रदेश में। और इस मकबरे को पूरा किसने कराया था? इस मकबरे को 1613 ईस्वी में जहांगीर ने पूरा करवाया था। इसके अलावा हम कुछ और जान लेते हैं कि जौनपुर में अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद दोनों इब्राहिम शाह सरकी द्वारा बनवाई गई। जौनपुर में है दोनों, इसलिए जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए अटाला मस्जिद कहाँ पर है तो जौनपुर में है, झंझरी मस्जिद कहाँ पर है तो भी जौनपुर में है, और ये दोनों किसने बनवाई हैं? इब्राहिम शाह सरकी द्वारा बनवाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ इमामबाड़ा लिखा है, यहाँ पे बड़ा इमामबाड़ा लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़ा इमामबाड़ा जो बनवाया है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? वो बनवाया गया है आशफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया है। कब? 1784 ईस्वी में आशफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया। और ये इमामबाड़ा क्यों बनवाया गया था? मुहर्रम के लिए इस इमामबाड़े की जो है इसका निर्माण कराया था 1784 ईस्वी में। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लासेस को शेयर करिएगा। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको पिछली क्लास जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। और भी आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी क्लासेस जो हैं सभी पसंद आएंगी। आप हमसे जुड़े रहिए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता, तो आप बेल आइकन दबाइए, वीडियो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और वीडियो भी देखा करिए। उम्मीद है आपके ज़रूर काम आएगा, यानी या फिर नहीं आएगा तो उत्तर प्रदेश की जानकारी के लिए आप लोग जान लीजिए। बाकी हम इसलिए आपको क्लासेस करा रहे हैं कि कोई भी आपका टॉपिक अगर उत्तर प्रदेश से आए तो आपका छूटे ना। तो दोस्तों, अब हम मतलब अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।